नमस्कार दोस्तों, स्कैरी स्टोरी ऑफिशियल में आप सबका स्वागत है। आज की कहानी की तरफ बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर कहानी अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक एंड कमेंट करना मत भूलिएगा। दोस्तों, आज की कहानी बहुत ही ज़्यादा डरावनी है तो ध्यान से सुनिएगा। कहानी है एक गांव की, जहां पर अभी अभी एक बहुत ही अच्छी सी शादी हुई थी, जिसमें वाइफ का नाम नीलम और हस्बैंड का नाम था धीरज। इन दोनों की शादी हुई और गांव के लोग बहुत खुश इसलिए थे कि ये प्रधान जी के लड़के थे और शादी इतनी आलीशान हुई थी कि गांव वाले बहुत खुश थे। खाने पीने की कोई कमी नहीं थी और उपहार में भी बहुत लोगों को रिटर्न गिफ्ट मिला था, जिस वजह से गांव के लोग बहुत खुश थे। अब अच्छे से शादी संपन्न हो गई और दुल्हन घर आ गई। घर के लोग बहुत खुश थे, दुल्हन का स्वागत किया गया और धीरे धीरे दिन गुजरते गए। पति पत्नी में बहुत प्रेम था और अब जब 1 साल हो गया था तो गांव के लोग पूछने लगे थे कि बहू कि अभी बच्चे नहीं हैं। अब ये तो अभी 1 ही साल हुआ था, लेकिन धीरे धीरे 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, जब 5 साल हो गए तो गांव वालों ने कहना शुरू कर दिया कि अरे ये तो बांझ है, इसके बच्चे नहीं हो सकते हैं। अब ये सुन करके नीलम बहुत ज़्यादा दुखी होती थी और बहुत रोती थी। धीरज भी उसे समझाता था, लेकिन अब वो करती भी क्या कि घर के लोग भी बोलते हैं, बाहर के लोग भी बोलते हैं, तो वो क्या करे, क्योंकि इसमें उसकी भी क्या गलती थी। तो जब 8 साल हो गए थे तो 8 साल बाद वो अपने पति से दूर हो गई, क्योंकि अब उसे किसी से भी कोई प्रेम नहीं रह गया था। बस भगवान की पूजा करती थी और बस अपने कमरे में पड़ी रहती थी। एक दिन धीरज कहता है कि नीलम चलो बाहर चलते हैं, थोड़ा घूम आओ, मन बहल जाएगा। लेकिन वो सुनती नहीं है। रात में सब खाना खाने के बाद सो गए थे। अचानक से नीलम उठती है और उसका कुछ उलझन सी हो रही थी उसको। तो उसे लगा कि मैं घर से बाहर जाऊंगी तो शायद अच्छा लगेगा। वो रो रही थी। रोते रोते वो दरवाज़ा खोलती है और घर के ठीक सामने कुछ दूरी पर एक पीपल का पेड़ था। उस पेड़ के पीछे जाकर बैठ जाती है और रोए जा रही थी। रात इतनी हो गई थी, लगभग 12:30 1 बज रहा था और वो रो रही थी। रोते रोते जब वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है, तभी उसे महसूस होता है किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा है। तो वो सोचती है शायद धीरज है। वो और रोने लगती है, फिर कहती है कि मैं आपको बच्चा नहीं दे सकी और आपको लोग इतना कुछ सुनाते हैं, लेकिन आपने आज तक कुछ भी नहीं कहा। तो वो कहता है कि तुम परेशान मत हो, अगर तुम चाहो तो तुम्हें बच्चा हो सकता है। नीलम एकदम से चौंक जाती है और उसकी तरफ जब देखती है तो वो था तो धीरज ही, लेकिन वो कुछ अजीब सा था। उसकी आंखें कुछ अजीब सी थी। नीलम कहती है ऐसा कैसे हो सकता है? तो वो कहता है कि बस तुम्हें धीरज से बात नहीं करनी है जब तक के लिए मैं कहूँगा। ये कहती है ये क्या बोल रहे हो आप ही तो धीरज हो। तो वो हंसने लगता है और हंसते हंसते उस पेड़ से घूम करके इसके सामने आता है। तो वो एक परछाई थी बहुत बड़ी सी। उसे देख करके नीलम पहले तो डर जाती है, लेकिन वो कहता है अगर तुम बच्चा चाहती हो तो तुम्हें मेरी बात माननी होगी। गांव वाले तुम्हें बांझ नहीं बुलाएंगे और तुम्हारा पति भी तुम्हें बहुत प्यार करेगा। बस मेरी एक शर्त है, तुम अपने पति के पास नहीं जाओगी, उससे बात नहीं करोगी और ना ही उसके साथ सोओगी। अब ये सुन करके नीलम बहुत परेशान होती है, लेकिन फिर उसे तो माँ ही बनना था। तो उसने कहा ठीक है, मुझे तुम्हारी शर्त मंजूर है। वैसे भी मैं अपने पति से 1 साल से बात नहीं कर रही हूँ, तो मुझे ये चलेगा। अब वो भी खुश हो जाता है और उसके बाद ये उठकर अपने घर आती है। ये बहुत खुश थी, जाती है, आराम से सो जाती है। इसके मन में अब बहुत सी बातें थी, लेकिन इसे नहीं पता था इसने क्या गलती की है। उसके बाद रोज़ रात में उसे महसूस होता था उसके कमरे में कोई है। ये अलग कमरे में सोती थी और इसे महसूस होता था इसके कमरे में कोई है, इसके बिस्तर पर कोई है, लेकिन दिखाई कोई नहीं देता था। सिर्फ एक परछाई सी दिखाई देती थी, लेकिन अब कोई आवाज़ नहीं सुनाई देती थी। ये सिलसिला कुछ दिन चला। उसके शरीर में चोटों के निशान रहते थे। सुबह बहुत ज़्यादा उसकी तबीयत खराब रहती थी, शरीर कमज़ोर होता जा रहा था। एक दिन अचानक से इसे उल्टी होने लगती है। घर की महिलाएं, उनकी सास और सभी लोग देखती हैं तो खुश हो जाती हैं कि लग रहा है बहू पेट से है।
अब उसे डॉक्टर के पास ले जाते हैं तो फाइनल डॉक्टर बता देते हैं कि हाँ, आपकी बहू प्रेग्नेंट है। अब गांव में सब लोग बहुत खुश होते हैं कि फाइनली 10 साल बाद नीलम प्रेग्नेंट थी। धीरे धीरे दिन गुजरते जाते हैं और नीलम एक बेटी को जन्म देती है। लेकिन धीरज के मन में एक बात थी कि जब मैं इससे बात नहीं करता हूँ, इसके कमरे में नहीं जाता हूँ, तो ये प्रेग्नेंट कैसे हो गई। लेकिन अब वो किसी से कुछ कह नहीं सकता था, क्योंकि अगर किसी से कहता तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई ये ज़रूर समझ लेता कि क्या ये मर्द नहीं है, क्या इसे कोई प्रॉब्लम है। ये सारी बातें सोच करके धीरज कुछ नहीं बोलता था। खुश तो था लेकिन अंदर ही अंदर उसे घुटन होती थी। एक दिन इसी टेंशन में बहुत ज़्यादा वो था और अचानक से उसके दिल को बहुत ज़्यादा दर्द होता है और वो अपने बगीचे में चला जाता है। बहुत सोच सोच कर रो रहा था और वहीं पर अपने आप को खुश कर लेता है। घर वाले बहुत ज़्यादा दुखी होते हैं। कोई कहता है कि शायद ये लड़की हुई है, इस वजह से बाप को खा गई। लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि उनकी तो तबीयत ही ठीक नहीं थी। लेकिन कुछ भी हो, अब धीरज इस दुनिया में नहीं था। नीलम अकेले ही अपनी बेटी को पाल रही थी और रोज रात में उसके साथ जो हो रहा था उस वजह से उसका शरीर वैसे ही बहुत कमज़ोर हो गया था। बेटी जब पैदा हुई थी और ये दूध पिला रही थी, तो वो बेटी जब दूध पीती थी तो इसके सीने में बहुत दर्द होता था। ऐसा लगता था जैसे उसके शरीर का कोई खून चूस रहा है। ये जब देखती थी तो दूध की जगह खून निकलता था। बहुत ज़्यादा डर गई थी ये, लेकिन अब किसी को बता नहीं सकती थी कि ये सब क्या है। लड़की अब उनकी बड़ी हो गई थी, 5 साल की हो गई थी और एक दिन अचानक नीलम की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है और उसकी भी डेथ हो जाती है। अब घर में उनकी बेटी अनामिका, उसका नाम अनामिका था। अनामिका 5 साल की थी। अब उनकी दादी और बाबा थे घर में। उन्हीं लोगों ने उसका पालन पोषण करना शुरू किया। लेकिन उस दिन के बाद से घर में जो जंगली जानवर आते थे, रात में कभी भी जंगली जानवर जो आसपास होते थे वो मरे हुए मिलते थे। लोगों को कुछ समझ में नहीं आ रहा था आखिर ये हो क्या रहा है। उनके घर में भी 2 कुत्ते थे और वो मारे गए थे। अब सब लोग इतना परेशान थे, लेकिन कोई करता भी क्या, किसी को कुछ समझ नहीं आता था। लड़की धीरे धीरे बड़ी होने लगी। अब वो 18 साल की हो गई थी तो घर वालों ने सोचा कि इसकी शादी कर देते हैं, क्योंकि देखने में बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी अनामिका। उसके लिए रिश्ते भी बहुत अच्छे अच्छे आए थे और एक अच्छे रिश्ते की तरफ इनका रुझान हुआ इनकी दादी का, क्योंकि लड़का पढ़ाई में भी अच्छा था और उनकी फैमिली भी बहुत अच्छी थी। उस लड़के का नाम अर्जुन था। अर्जुन से अनामिका की शादी हो जाती है और जैसे ही वो अपने ससुराल जाती है, घर में बहुत उत्साह का माहौल था। लेकिन उनके घर में एक कुत्ता था। जैसे ही वो देखता है अनामिका को, बहुत तेज़ी से चिल्लाने लगता है, भौंकने लगता है। तो घर वाले सोचते हैं कि शायद कोई नया मेहमान आया है, उसको देख करके ही ये कुत्ता भौंक रहा है। कोई माइंड नहीं करता, उसको बांध दिया जाता है और अनामिका का गृह प्रवेश हो जाता है। जैसे ही गृह प्रवेश होता है तो सामने जो छत पर बीचों बीच पंखा लगा हुआ था, तो वो इनके ससुर जी के ऊपर गिरता है और ससुर जी बहुत ज़्यादा घायल हो जाते हैं। उन्हें हॉस्पिटल ले जाया जाता है। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था आखिर ये सब हो क्या रहा है। अब गर्मी का मौसम बहुत ज़्यादा था तो सभी लोग छतों पर सोए थे, कोई बाहर सोए थे। उन्हें हॉस्पिटल ले जाया गया उनके ससुर जी को, तो उनके पति हॉस्पिटल में ही थे। घर में सासू माँ थी, इसलिए क्योंकि नई बहू आई थी तो वो अपने कमरे में थी। अब ये खिड़की खोल करके खड़ी थी और सर पे पल्लू भी नहीं डाल रखा था। बाहर कुछ मेहमान बैठे हुए थे तो इनकी सासू माँ जाती हैं और कहती हैं कि बहू खिड़की के पास ऐसे मत खड़ी हो, क्योंकि अभी नई नई शादी हुई है और हमारे यहाँ पर्दा होता है, तो तुम पर्दा मत करो, लेकिन सर पे पल्लू तो रख लो, क्योंकि बड़े बुजुर्ग बैठे हैं बाहर तो अच्छा नहीं लगता है इस तरह। या तो फिर तुम खिड़की पर मत खड़ी हो। जैसे ही इतना बोलती हैं इनकी सासू माँ, तो वो पीछे मुड़कर देखती है। उसकी आंखें एकदम लाल थीं गुस्से से और वो कुछ बोलती नहीं है, बस अपनी सासू माँ की तरफ धीरे धीरे चलने लगती है। उनकी सासू माँ को डर लग रहा था। वो भाग करके अपने कमरे में जाती हैं। अनामिका उनके पीछे पीछे वहाँ जा रही थी, लेकिन उनके कमरे का दरवाज़ा बंद था। तो अनामिका पता नहीं कैसे, लेकिन उनके कमरे के अंदर पहुँच गई। दरवाज़ा बंद था। अनामिका अंदर जाती है। उनकी सासू माँ देख करके समझ जाती हैं कि अब तो शायद मैं ज़िंदा नहीं रह पाऊँगी, क्योंकि ये कोई नॉर्मल औरत नहीं लग रही है। और उसके बाद उनकी एक सिर्फ चीख सुनाई देती है और घर के बाकी लोग जब दौड़ कर आते हैं
तो उनकी सासू माँ मरी हुई मिली थी। उनके गले पर कट का निशान था और शरीर में जैसे खून ही नहीं था। उन्हें हॉस्पिटल ले जाया गया तो डॉक्टर ने बताया इनके शरीर में तो खून ही नहीं है। सबको विश्वास नहीं हुआ क्योंकि इतनी हट्टी कट्टी और बहुत तंदुरुस्त थी, तो उनके शरीर का अचानक से खून कहाँ चला गया। अब धीरज दौड़ करके अनामिका के पास जाता है तो अनामिका अपने कमरे में सो रही थी। उसके चेहरे पर खून लगा था, मुंह पर। तो ये कहता है अरे तुम्हारी चोट लग गई है? तो वो कहती नहीं मेरे चोट नहीं लगी है, वो हाथ जरा सा हाथ कट गया था। तो वो कहता है अरे माँ को क्या हो गया है, देखो चल के। तो कहती है कि जैसी करनी वैसी भरनी, जो जैसा करेगा उसे वैसा ही फल मिलेगा। धीरे मतलब अर्जुन ये सुन करके एकदम से चौंक जाता है और वो उसे कुछ नहीं बोलता है, उसे छोड़ करके अपनी माँ के पास जाता है। रात पूरी गुजर जाती है, अनामिका अपने कमरे से बाहर नहीं आती है और गांव के सभी लोग इकट्ठे हो जाते हैं। अब वैसे भी वो नई बहू थी तो उसे तो इन सब चीज़ों में शामिल भी नहीं होना था, इसलिए सुबह क्रियाकर्म सब कुछ हो जाता है। तभी इनकी जो नंद थी वो हॉस्टल में रहती थी, हॉस्टल से घर आई थी। शादी में तो छुट्टी नहीं मिली, लेकिन माँ की मतलब मौत के बाद उसे आना ही था, तो वो आती है घर। बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट थी वो। तो वो जब घर आती है तो वो अपनी भाभी को देखती है, तो भाभी का रवैया कुछ उसे ठीक नहीं लगा। उसने अपनी दादी से बोला कि दादी भाभी का रवैया आपको कुछ अलग नहीं लग रहा? तो दादी कहती है अरे बेटा अब आजकल की लड़कियां हैं, वो गुस्सा उनकी नाक पे रहता है, पता नहीं क्या है इसको, लेकिन अब हम कुछ कह भी नहीं सकते हैं। अर्जुन को लड़की पसंद थी इसलिए हमने शादी कर ली। तो वो कहती है चलो ठीक है, अच्छा कोई बात नहीं। अब रात का समय आता है, सब लोग क्रियाकर्म 13वीं वगैरह हो गई थी, 13 दिन हो चुके थे। लेकिन इस बीच में आप लोगों को बताना भूल गई कि घर में जो कुत्ता था, इनका पालतू कुत्ता, एक दिन अचानक वो मरा हुआ मिला था। क्योंकि सब लोग तो पूजा पाठ में और क्रियाकर्म में लगे हुए थे, किसी ने गौर नहीं किया। घर में जो कुत्ता था वो मरा हुआ पाया गया था, एक तोता था वो भी मरा हुआ पाया गया था, और बगीचे का जो माली था एक रात वो भी मरा हुआ पाया गया। किसी को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। तो एक दिन रात में जब सब सो रहे थे तो इनकी नंद थी, वो छत पर टहल रही थी, किसी से बात कर रही थी। तो उसने देखा कि उनकी भाभी घर से बाहर जा रही हैं, तो ये ऊपर से आवाज़ देती है अरे भाभी रात में कहाँ जा रही हो बाहर? तो वो कहती है कि नहीं मैं बस ऐसे ही टहल रही हूँ। थोड़ी देर बाद वो अंदर आ जाती है, लेकिन उनकी नंद ऊपर ही टहल रही थी, और जैसे ही ये मुड़कर देखती है तो पीछे उसकी भाभी खड़ी थी। तीसरी मंजिल तक चढ़ना 2 सेकंड के अंदर बहुत मुश्किल है। तो उसकी नंद कहती है अरे भाभी आप इतनी जल्दी कैसे आ गई? तो वो कुछ बोलती नहीं है, कहती तुमने ठीक नहीं किया है मुझे पीछे से टोक कर। तो कहती मतलब मैंने क्या गलत किया? मुझे लगा इतनी रात में आप बाहर जा रही हो, आपको नहीं जाना चाहिए। लेकिन अब उसे ये नहीं पता था कि उसकी मौत अब होने वाली है। वो जैसे ही अपनी नंद का गला पकड़ती है, तुरंत पीछे से अचानक से पता नहीं कैसे अर्जुन आ जाता है। अर्जुन जब देखता है तो वो एकदम से डर जाता है, बेहोश हो जाता है। लेकिन जब वो होश में आता है तो रात का लगभग 2 बज रहा था। 2 बजे उसने देखा कि उसकी पत्नी एक कोने पर बैठी है और उसकी पत्नी उसकी बहन का सर खा रही है। वो देख करके इतना ज़्यादा डर जाता है, चीखता है। घर के सभी लोग इकट्ठे होते हैं। तब तक अनामिका घर से भाग चुकी थी और उसकी बहन वहीं मरी पड़ी थी। उसका सर में अब कुछ बचा ही नहीं था। अनामिका को पकड़ने के लिए सब भागते हैं, लेकिन कोई उसे देख ही नहीं पाया था वो किधर से भागी। तीसरी मंजिल से कूद कर तो नहीं जा सकती थी, आखिर वो गई कैसे, कहाँ गई? लेकिन आज तक उसका पता नहीं चल पाया था। मतलब कि 1 साल पूरा हो गया, अनामिका के बारे में किसी को कुछ पता नहीं था। अर्जुन बहुत परेशान रहता था और उसे भी दिमागी बीमारी हो गई थी। उसकी बहन नहीं, उसकी माँ नहीं, उसके पिताजी हॉस्पिटल में थे अभी भी। एक दिन अचानक से अनामिका आती है, और जैसे ही अनामिका आती है तो घर के सभी लोग दरवाजे के पास खड़े हो जाते हैं और कहते हैं कि तुम इस घर के अंदर नहीं आ सकती हो। तभी इनकी बुआ जी ने एक तांत्रिक को बुलाया था, क्योंकि वो काफ़ी देर तक बाहर खड़ी थी। तांत्रिक जैसे ही बाहर से आता है तो वो एकदम से चिल्लाने लगती है और चीखते हुए भागने लगती है। तभी वो तांत्रिक उन्हें पकड़ लेता है और सभी लोग की मदद से उसे पकड़कर वहीं बैठाला जाता है। उससे पूछा जाता है कि तुम आखिर इस घर में क्यों ऐसा कर रही हो? तो वो फिर बताती है कि मैं कोई इंसान नहीं हूँ, मैं एक रक्त पिशाचिनी हूँ और मुझे रोज़
खून चाहिए, मैं खून से ही जिंदा रह सकती हूँ, अगर मुझे खून नहीं मिलेगा तो उस दिन मेरी मौत हो जाएगी। यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं था, इसीलिए 1 साल के लिए मैं चली गई थी। और उसने पूरी कहानी बताई किस तरह से मेरी माँ ने एक पिशाच से मुझे मांगा था। वो एक पिशाच था और उसी की वजह से ये पैदा हुई थी। और उसके बाद से जब ये पैदा हुई तो उसने अपने बाप को खाया, माँ को खाया, उसके बाद अपनी दादी को खाया, अब जाके अपनी ससुराल में आई। ये सब बातें सुन करके घर के लोग एकदम चौंक गए थे, क्योंकि उन्हें ये सारी चीज़ें पता ही नहीं थी और वो तो विश्वास भी नहीं करते थे कि ये सब चीज़ें होती हैं। तांत्रिक उस पिशाचनी को बांध कर रखते हैं, पूजा करते हैं, हवन करते हैं और अचानक से आग जलने लगती है। उस आग में वो पिशाचनी जल जाती है और हवा में कहाँ विलीन हो जाती है किसी को पता ही नहीं चलता। घर के लोग बस देखते रह जाते हैं। अर्जुन तो रोए जा रहा था कि उसने इतना कुछ खो दिया था इस पिशाचनी की वजह से। ये पूरे घर का खून पीती थी और किसी को पता ही नहीं चला। तो आप लोगों को पिशाचनी की ये कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक कमेंट करिए, शेयर करिए और बने रहिए हमारे साथ। मिलते हैं फिर किसी नई कहानी में, तब तक के लिए डरते रहिए।